नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। रूस ने यूक्रेन पर दागी 210 मिसाइल और साथ में ड्रोन भी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलने के बाद हुआ हमला। बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन के हाथ में दिया अमेरिकी हथियारों का ग्रीन बटन। अब रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकेगा यूक्रेन। ईरान में बड़े उलटफेर की खबर। सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने बेटे मुज्तबा को बनाया उत्तराधिकारी। बीमारी की वजह से पद छोड़ने का दावा। 55 साल के मुज्तबा का खुफिया एजेंसी में है दबदबा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर फिर हुआ हमला। आंगन में गिरे आग के गोले। 1 महीने के अंदर दूसरी बार बना इजरायली पीएम का घर निशाना। G20 मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे ब्राजील। संस्कृत मंत्रों से हुआ स्वागत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। शेख हसीना को ढाल बनाकर अपनी नाकामियां छुपाने में जुटी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। मोहम्मद यूनुस का बयान। शेख हसीना को वापस भेजने की भारत से मांग करेगा बांग्लादेश। श्रीलंका में हरिनी अमरसूरिया बनी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति दिसानायके ने दिलाई शपथ। भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं हरिनी। राजनीति में आने के महज 5 साल में ही बन गई पीएम। लंदन में कार की डिग्गी में मिली महिला की लाश। भारतीय मूल के पति पर हत्या का शक। और अब आज की बड़ी खबर। इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। खामनेई के बेटे मुज्तबा ईरान के अगले सुप्रीम लीडर होंगे। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला 26 सितंबर को हुई एक सीक्रेट बैठक में लिया गया था। ये बैठक अली खामनेई ने बुलाई थी। 85 साल के खामनेई की बिगड़ती सेहत को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था। उधर इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट न्यूज़ ने ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान कथित तौर पर उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। बताया जा रहा है कि ये बैठक अली खामनेई के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जो कथित तौर पर सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 60 सदस्यों की विधानसभा को कथित तौर पर सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें खामनेई और उनके प्रतिनिधियों की धमकियां भी शामिल थीं। कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे मुज्तबा का प्रभाव ईरान में कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 सालों में शासन के अंदरूनी मामलों में मुज्तबा खामनेई का असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से कभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें 2009 के चुनाव के बाद के विरोध प्रदर्शनों को दबाने में उनकी कथित भूमिका के लिए जाना जाता है। साल 2021 में उन्हें आयतुल्ला की उपाधि दी गई थी, जो सर्वोच्च नेता की भूमिका के लिए संवैधानिक जरूरतों को पूरा करती है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक विरोध से बचने के लिए इस फैसले को खुफिया रखा गया था। इसमें कहा गया है कि व्यापक सार्वजनिक विरोध के डर से विधानसभा ने इस फैसले पर ज्यादा गोपनीयता बनाए रखने का संकल्प लिया है और सदस्यों को किसी भी लीक के लिए गंभीर नतीजों की चेतावनी दी गई थी। ईरानी सरकार ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों का दावा है कि खामनेई सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने और विरोध से बचने के लिए खुद जिंदा रहते हुए अपने बेटे को सत्ता सौंपने की योजना बना रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए गए, जिनमें यह कहा गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई कोमा में चले गए हैं। असल में अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खामनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि उसके बाद ईरानी अधिकारियों की तरफ से उनकी सेहत में
किसी और गिरावट के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया। मुज्तबा खामनेई की अगर बात करें तो उनका जन्म साल 1969 में ईरान के मशहद में हुआ था। वो साल 1990 से ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदी-नेजाद को राष्ट्रपति बनाने में भी मुज्तबा की अहम भूमिका मानी जाती है। मुज्तबा खामनेई के आयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी बनने की चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। यही वजह थी कि ईरान की सरकार में किसी पद पर ना रहते हुए भी कई अहम फैसलों में उनकी भागीदारी थी। मुज्तबा खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं और बहुत कम मौक़ों पर ही सार्वजनिक तौर पर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और सशस्त्र सेनाओं में भी मुज्तबा खामनेई के कई करीबी बड़े बड़े ओहदों पर हैं। मुज्तबा ईरान इराक के बीच हुई जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने धार्मिक तरबियत और तालीम हासिल की है। वो इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, लेकिन उनकी गिनती शीर्ष स्तर के धर्मगुरुओं में नहीं होती है। ईरान के मीडिया पर भी मुज्तबा की पकड़ है और उन्होंने साल 2014 में ईरान के सरकारी टीवी IRIB के निदेशक को नौकरी से निकाल दिया था। ईरान में जब साल 2009 में विरोध प्रदर्शन हुए थे तो उन्हें सख्ती से कुचलने के पीछे भी मुज्तबा का ही दिमाग माना जाता है। उस दौरान कई लोग मारे भी गए थे। ईरान में सुप्रीम लीडर की पदवी किसी धर्मगुरु को ही मिल सकती है, लेकिन मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाने के लिए इस नियम में थोड़ा संशोधन किया गया था, क्योंकि वो धार्मिक नेता नहीं हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है और इनके पास राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अधिकार हैं। उन्हें देश के सैन्य, न्यायिक, धार्मिक और राजनीतिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार है और ईरान में सुप्रीम लीडर के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सत्ता में आए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस देश को राजनीतिक और आर्थिक संकट से उबारने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। अब ये माना जा रहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाल बना रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को 100 दिन पूरे होने के बाद 8 अगस्त को जब नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि देश को जल्द ही राजनीतिक संकट के साथ साथ आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें कई महीने भी लग सकते हैं। इस सब के दौरान जनता और राजनीतिक दलों के बीच आक्रोश और नाराजगी पनप रही है। माना जा रहा है कि जनता के गुस्से से बचने के लिए यूनुस सरकार शेख हसीना को ढाल बनाने की कोशिश में जुटी है। दरअसल मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने मोहम्मद यूनुस के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने कहा है कि उनकी सरकार हत्या के हर मामले में न्याय सुनिश्चित करेगी। मोहम्मद यूनुस के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के एक सीनियर लीडर ने यूनुस सरकार पर 20 साल तक सत्ता में बने रहने की साजिश का आरोप लगाया था। BNP का आरोप था कि यूनुस सरकार जानबूझकर सुधार की आड़ में चुनाव में देरी कर रही है। वहीं पिछले महीने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के खिलाफ भी छात्रों में आक्रोश भड़क उठा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। हाल ही में ढाका में बंग भवन के दरबार हॉल से बंग बंधु की तस्वीर हटाने और संविधान से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग को लेकर भी यूनुस सरकार विवादों में घिरती नजर आ रही थी। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार फेल होती नजर आ रही है। जहां अक्टूबर में महंगाई दर 3 महीनों के उच्चतम स्तर,
10.87% पर पहुंच गई थी, तो वहीं खाद्य महंगाई दर भी 12.66% तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर में एक बार फिर पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी की है, जो कि मई 2022 के बाद से की गई 11वीं बढ़ोतरी थी। इससे बिजनेस लोन पर लगने वाली ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को ढाल बना रही है, ताकि जनता का ध्यान अहम मुद्दों से भटकाया जा सके। यही वजह है कि यूनुस सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की मांग की थी। वहीं अब अंतरिम सरकार के मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत से करने की बात कर रहे हैं। खबर है कि इस मामले में अंतरिम सरकार को विपक्षी दल BNP का भी साथ मिला है। BNP ने भारत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत शेख हसीना को सत्ता में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। BNP के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने कहा कि भारत शेख हसीना को सत्ता में वापस लाना चाहता है और इसके लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, शेख हसीना के भागने से भारत दुखी है। हसीना के निष्कासन से उसे बहुत नुकसान हुआ है। रिजवी ने आरोप लगाया कि भारत शेख हसीना को देश और सत्ता में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना को भारत में शरण मिलने से उनके विरोधी इस कदर बौखलाए हुए हैं कि BNP नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर भारत को शेख हसीना से इतना ही लगाव है तो उसे उनके लिए ताजमहल बनवा देना चाहिए। कबीर रिजवी ने कहा कि शेख हसीना बिना निष्पक्ष चुनाव कराए तकरीबन 16 साल तक सत्ता में रहीं। उनकी पार्टी ने अपने लोगों को लोकतंत्र की लूट और हत्या करने का मौका दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना देश से भाग गईं और अब बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए आवामी लीग को नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारत से आदेश दे रही हैं। अंतरिम सरकार की तरफ इशारा करते हुए BNP लीडर ने कहा कि यहाँ कई सारी साजिशें हो रही हैं, हमें सजग रहना होगा। देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव की ज़रूरत है। वहीं जल्द चुनाव की मांग पर अंतरिम सरकार के मुखिया का कहना है कि वो पहले ही चुनाव और संविधान समेत आर्थिक सुधारों को लेकर कई समितियां और टास्क फोर्स का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन इन कमेटियों ने अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। जानकारी के मुताबिक कई समितियां अपनी रिपोर्ट दिसंबर से जनवरी के बीच सौंप सकती हैं, जिसके बाद अंतरिम सरकार तमाम राजनीतिक दलों के साथ इन रिपोर्ट्स पर चर्चा करेगी। मोहम्मद यूनुस के मुताबिक सभी की आम सहमति से सुधार के लिए आने वाले प्रस्तावों पर फैसले लिए जाएंगे। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।